अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, हमने इस वीडियो में ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज के ऑफ यूनिट नंबर 2 के। यूनिट नंबर 2 में चैप्टर 2 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तमाम एक्सरसाइज में वो हमने इस वीडियो में कवर करने हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अब ये बात नोट कर लीजिए कि इसी तरह का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जोन सी एक्सरसाइज का जोन सा पार्ट आपको नहीं आता, आप टाइम पे क्लिक मारें और वही अपना रिक्वायर्ड पार्ट जो है ना वो सीख ले। अगर सारी वीडियो आपको देखनी है तो सारी देख लीजिए ए टू जी, वरना आप किसी फलां एक्सरसाइज में से फलां पार्ट जो आपको नहीं आता तो आप वो सीख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, 2.1 एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली। तो बाकी 3 क्वेश्चन से लेके आगे जो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो लॉन्ग है, तो हम इस वीडियो में जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट है। तो ये दो क्वेश्चन हमने इसमें सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इनमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले पार्ट 1 जो है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो जी बच्चों, पार्ट 1 है हमारे पास 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें ये इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेना है। 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिखने के बाद फिर हमें तीन वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, बी की एंड सी की, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, और उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते रहे हैं, तो हम ये प्रीवियस पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब दोबारा हमें ये ए बी सी की तीन वैल्यूज चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो हम लिख लेंगे डिस्क, ठीक है। पूरे स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या अकेला डिस्क लिख लें। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये फार्मूला आपने याद रखना है, b² माइनस 4ac, ठीक है। ये है डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी आप इसको यूज करते रहे। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें पुट कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पुटिंग दी वैल्यूज, वरना आप डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब ये b² तो एज इट इज रह जाएगा, सॉरी, ये वैल्यू पुट करनी है बी की। तो बी की प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है, सॉरी, बी की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ बी की प्लेस पे हम लिख देंगे 3, और ये बी का जो स्क्वायर है ये एज इट इज रह जाएगा, -4a एज इट इज। एंड ए आ गया नेक्स्ट 4 एज इट इज। ए की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। एंड सी की प्लेस पे हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, वो है -1, ओके। तो इज इक्वल टू, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 9 हो गया। ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे एंड 4 टू द 8, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 द 8, ठीक है। तो 4 टू द 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 9 प्लस 8, हमारे पास आ जाएगा 17। तो बच्चों ये जो 17 है ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो पार्ट 1 का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। सिमिलरली तमाम के तमाम पार्ट्स में हमने यही फार्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो सेकंड पार्ट को देख लेते हैं जरा कैसे सोल्व करना है। ओके बच्चों, तो पार्ट सेकंड है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने एक स्टेप में इक्वेशन एज इट इज लिख देनी है, 6x² माइनस 8x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो फिर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है ए की। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है। एंड बी की वैल्यू हमने लिखनी है, वो -8 है। एंड सी की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, कॉन्स्टेंट जो वैल्यू होती है वो सी की होती है। उसके बाद फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या डिस्क अकेला लिख लें, ठीक है, पूरे स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, हमने इसमें कर देनी है वैल्यूज पुट, इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमने फाइंड किया -8, यहाँ -8 लिख रहा हूँ, और इसका स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, चूंकि बी का स्क्वायर है, -4 एज इट इज। फिर ए की वैल्यू हमारे पास ये 6 है, हमने यहाँ 6 पुट कर दिया। एंड सी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे, ठीक है। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। 8 स्क्वायर से मुराद है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 8 8 का 64 हो गया। स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, ये माइनस एज इट इज रह जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 4 हो जाएगा हमारे पास 24। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लेना 72, ठीक है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तीनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो अब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 72 से 64 अगर माइनस करें तो 7 से कैरी लें तो 12 होगा, 12 से 4, बाकी हमारे पास बचेगा 8, ठीक है। यहाँ 6 रह जाएगा, 6 से 6 बाकी कुछ भी नहीं, जीरो तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 8, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर में माइनस कर सकते हैं।
या वैसे कर लें तो -8 आएगा, क्योंकि बड़ी वाले के साथ माइनस है। तो ये जो -8 है ये हमारा है सेकंड पार्ट का डिस्क्रिमिनेंट। तो यही तरीका रहेगा बच्चों, किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तमाम के तमाम पार्ट आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा पार्ट मैं सॉल्व करने लगा हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट आ गया बच्चों पार्ट नंबर 3 हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफा इक्वेशन एज इट इज लिख लेनी है, 9x² माइनस 30x है प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है, अब 9 है तो ये ए की वैल्यू, बी की जो वैल्यू होती है वो होती है x का कोफिशिएंट और वो -30 है इस केस में। सी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है तो वो 25 है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की 3 वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्क, या पूरे स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के। तो फार्मूला आपने याद रखना है, होता है b² -4ac। ठीक है, ये फार्मूला लिखना है और इसमें कर देनी है वैल्यूज पुट। तो b की वैल्यू अगर पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास ये -30, यहाँ -30 पुट करेंगे, स्क्वायर रह जाएगा एज इट इज -4, ये एज इट इज। फिर ए की वैल्यू है 9 पुट करेंगे एंड सी की वैल्यू 25 है तो ये हमने पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 30 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 30 का स्क्वायर फाइंड हो जाता है। तो आप इसको कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करें तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर जो माइनस को खत्म करेगा तो यहाँ पर माइनस एज इट इज। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को 9 के साथ, जो आंसर आएगा उस आंसर को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 900 हो गया, 900 आंसर आएगा इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, आप इनको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 900 माइनस 900 जीरो आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो यही मेथड हम बार बार यूज कर रहे हैं। पहले ए बी सी की 3 वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट मेरा फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो सिमिलरली कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो आपने इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 4 सोल्व करते हैं। तो जी बच्चों पार्ट 4 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले इक्वेशन जो है ना एज इट इज उतार लेनी है, 4x² माइनस 7x एंड -2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन एज इट इज लिखने के बाद फिर हमें ए बी एंड सी की 3 वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू होती है x² का जो कोफिशिएंट होता है, एंड बी की वैल्यू होती है जो x का कोफिशिएंट वो यहाँ पर -7 है, एंड सी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगा और वो -2 है। ठीक है, 3 वैल्यूज लिखने के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है। यहाँ पर हमने लिखना होता है डिस्क्रिमिनेंट और इज इक्वल टू हमने लिख देना फार्मूला b² -4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमने कर देनी है वैल्यूज पुट। तो b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -7, यहाँ पर -7 लिखेंगे और ये b का स्क्वायर है, ये स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा -4। फिर a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 4 है, एंड c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -2 है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें सिंप्लीफाई करना है, 7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7 7 द 49। स्क्वायर माइनस को खत्म करेगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 द 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। फाइनली फर्दर इनको मजीद ऐड करेंगे, अब 49 प्लस 32, तो 9 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 11। बाकी 1 कैरी, 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, 7 प्लस 1 8, 81। ठीक है, तो ये जो 81 है ये डिस्क्रिमिनेंट है इस पार्ट नंबर 4 का, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो यही तरीका था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, जिससे हमने 4 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 के 4 पार्ट थे, चारों के चारों हमने सॉल्व कर लिए हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो 4 इक्वेशन है, मदरजा झैल इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करें। नेचर बताएंगे किस टाइप के रूट्स आएंगे। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर इक्वेशंस के रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक पेपर में आता है। ठीक है, हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पेपर के हवाले से। तो ये जो बाकी फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा तो हमने ये सॉल्व नहीं करना, तो हमने जस्ट नेचर बतानी है। ठीक है, नेचर बतानी है कि इन चारों इक्वेशंस के रूट्स की नेचर क्या होगी। तो नेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं? नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद 4 कंडीशन है, उन चारों कंडीशन को माइंड में रखना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगी तो नेचर फाइंड हो जाएगी। अब वो 4 कंडीशन कौन सी है आइए जरा देखते हैं।
अच्छा बच्चों, तो ये वो कंडीशन है चार, ठीक है। इन चारों कंडीशन को हमने डिस्कस माइंड में रखना है। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब ये है हमारे पास पहली कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ठीक है, जीरो से बड़ी वैल्यू आ जाए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू कोई आ जाए, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो देन रूट्स की नेचर फिर क्या होगी, देन द रूट्स आर रैशनल, वो रैशनल होंगे, यानी कि रियल रियल का जो पार्ट है वो रैशनल होंगे, एंड अनइक्वल, और अनइक्वल होंगे, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1 2, ठीक है, 3 4 या 5, को इनमें से कोई बड़ी वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी कि जीरो से बड़ी आ गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, परफेक्ट स्क्वायर होता है 25, ठीक है, जिसको किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, या जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से आंसर पॉइंट में ना आए। अब 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 5 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब अगर इनमें से कोई डिस्क्रिमिनेंट आए 4 9 16 25 या अप टू सो ऑन, तो फिर हम कहेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रैशनल है और अनइक्वल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, अब डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ग्रेटर देन जीरो तो है, एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स क्या होंगे, देन द रूट्स आर इरेशनल, ठीक है, रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, फिर अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो हम देख लिया करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो जीरो से बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके बाद हम बता दिया करेंगे कि वो रूट्स रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन नंबर 3, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो फिर क्या, आई एम सॉरी, तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, तो फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करेंगे वो जीरो आ जाएगा, तो हम फौरन कह दिया करेंगे इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अच्छा, नंबर 4 में है, इफ डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन जीरो हो जाए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को आ जाए, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें वो माइनस में कोई आंसर आ जाए, तो फिर हम कहेंगे द रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, कि जो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो ये चार कंडीशन है, इनको माइंड में रखिए। तो इन कंडीशन की मदद से और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर कंडीशन देखनी पड़ेगी कौन सी अप्लाई होती है, तो नेचर हम बता सकेंगे। आइए पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो जी बच्चों, पार्ट 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने ए बी सी की 3 वैल्यू लिखनी होती है। ए की वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, और बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो है माइनस 23, एंड सी की वैल्यू हमने लिखनी है वो 120 है तो 120 लिख देंगे। फिर हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे ताकि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकें, क्योंकि पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड होगा तो फिर नेचर फाइंड होगी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में भी हमने बार बार डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है, तो इस सेकंड क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में भी हमें डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 23, यहाँ पुट करेंगे और ये स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा -4। फिर ए की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 1 है, एंड सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 120, पुट कर दिया। नेक्स्ट हमें स्क्वायर ओपन करना है 23 का स्क्वायर, कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर लें 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 और यहाँ पर आंसर लिखते हैं 529। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 529, ठीक है। 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 किया तो 529 आ गया, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता, तो यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाना, ये माइनस एज इट इज रह जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 रहेगा, 4 को 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 0 0, फिर हो जाएगा 4 टू द 8 एंड 4 1 द 4, 480 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर 529 से 480 माइनस करें, ठीक है, आप ये 9 से 0 माइनस करें तो 9 रहेगा, फिर 2 से 8 तो नहीं कर सकते, 12 हो जाएगा, 12 से 8 बाकी 4, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर में सिंपली पुट करें 529 से 480 माइनस करें 49, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइंड हो चुका है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड हो गए तो फिर हमने ये देखना है कि चारों कंडीशन में से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कौन सी कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। एक तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हमारा जो डिस्क है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है। तो पहली कंडीशन में भी ग्रेटर देन जीरो था, दूसरी कंडीशन में भी ग्रेटर देन जीरो था। नेक्स्ट जो 49 है, 49 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है, सॉरी, अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है।
तो यानी कि 49 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो फिर जब पॉजिटिव वैल्यू भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखने के लिए हम यहाँ लिखते हैं सिंस, ठीक है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट, या आप कह दें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिख लें, या आप डिस्क्रिमिनेंट लिखें ग्रेटर देन जीरो। ये डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा फाइंड हुआ है ये ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू है। एंड और दूसरा क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू भी है, ग्रेटर देन जीरो भी है, एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर हम क्या क्या लिख सकते हैं, हेंस, तो फिर जो हमारा रूट्स होंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हेंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आर रैशनल, वो होंगे हमारे पास रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। तो ये थी पहली कंडीशन हमारी, ये हमने लिख दिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन जीरो है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। ओके, तो चार कंडीशन हमने पढ़ी है, उन कंडीशन को आप देख सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने कंडीशन देखी है, तो आप सबको वो कंडीशन जरूर देख लेनी चाहिए, अगर नहीं देखी तो ये कंडीशन के उसके कंडीशन के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो हमने फाइनली लिख देना है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड आ गया। सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये इक्वेशन को हम एज इट इज लिख लेते होते हैं। एक स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम फाइंड कर रहे हैं नेचर के इस इक्वेशन के रूट्स की। नेचर क्या होगी, नेचर फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है एंड बी की वैल्यू वो 3 है, और सी की वैल्यू अगर लिखें तो वो आ जाएगी 7। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क आप लिखें और डिस्क्रिमिनेंट आपने लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये फार्मूला आपने लगाना है और इस फार्मूले में कर देनी है वैल्यूज पुट, ठीक है। तो बी की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर वो हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, फिर ए की वैल्यू लिखनी है हमने 2 एंड सी की वैल्यू हम लिखेंगे 7। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 टू द 8, और 8 को 7 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 7 द 56, ठीक है, 8 7 द 56, इनको मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, ये माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फर्दर मजीद अगर सॉल्व करें, माइनस कर लेंगे इनको, 56 से 9 माइनस करें तो क्या आंसर रहेगा हमारे पास, आंसर रहेगा 47। 47 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी लिख देंगे। तो अब देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट हमने जो फाइंड किया है, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए यानी कि लेस देन जीरो आ जाए, तो फिर हमने चार कंडीशन सीखी है। कौन सी कंडीशन सीखी है, तो ये देखिए कि ये हमारे पास चार, तो ये देखिए ये चार कंडीशन हमने सीखी थी। तो अब इसमें नंबर 4 वाली जो कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, लेस देन से मुराद है नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर जो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो यही हम लिखेंगे। तो हम अब चूंकि रूट्स हमारे इमेजिनरी बनेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चूंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो फाइनली हम लिख सकेंगे हेंस, लिहाजा हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है, कि रूट्स जो होंगे हमारे वो इमेजिनरी होंगे। ओके, तो ये चारों कंडीशन को माइंड में रखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो चारों कंडीशन में देख लेना है कि वो कौन सी कंडीशन उस पर अप्लाई होगी, तो यहाँ पर आपने अपना आंसर लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो जी बच्चों, पार्ट 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। हम नेचर फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इक्वेशन एज इट इज लिख देनी होती है, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। फिर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ए की वैल्यू है 16 एंड बी की जो वैल्यू हमारे पास है माइनस 24, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट, एंड सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 0 है, तो सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू 0 हमने नहीं लिखना। ओके, सी की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है, ये वाली जो कांस्टेंट होती है। तो फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क लिख लें और फार्मूला लिखें बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 24 है, यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस 4, और ए की वैल्यू हमारे पास 16 पुट करेंगे एंड सी की वैल्यू 9 रहेगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे 24 का स्क्वायर, तो 576
ठीक है। 24 का स्केयर मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 576 स्केयर ये माइनस खत्म कर देता है, यहाँ पर माइनस एज इज लिखेंगे और इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 16 से, जो आंसर आएगा उसे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास 576 आ गया। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा जीरो। ठीक है, 576 माइनस 576 डिस्क्रिमिनेंट जीरो। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाता है तो फिर हमने अपना जो लिखना होता है नेचर, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जीरो आ गया, तो हमने आंसर लिख लिया। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया वो जीरो आ गया। तो हेंस द रूट्स विल बी रैशनल एंड इक्वल, तो रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिस्कस की है। तो उन चारों कंडीशन में हमने देख लेना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके चारों कंडीशन को देखना होता है। तो जो सी कंडीशन फिट आती है वो यहाँ पर हमने लिख देनी होती है। ठीक है, तो अगर कंडीशन नहीं देखी तो काइंडली कंडीशन देख लीजिए। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आ गया। ठीक है, हमने नेचर फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखने के बाद हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू लिखते हैं 7 एंड सी की जो वैल्यू है वो -13 है। तीन वैल्यू लिखने के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है। हमने लिखना है डिस्क, तो फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, नेचर फाइंड करने के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। अब बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 7, बी का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर रहेगा -4, ए की वैल्यू 3 यहाँ हम लिखेंगे और सी की वैल्यू -13 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 156। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 156 आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 156 में 49 ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 205। ठीक है, 49 प्लस 156 तो 205 आ गया। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ना ये फाइंड हो चुका है। तो जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना होता है, फिर चार जो कंडीशन है हमने कंडीशन डिस्कस की हुई है, तो आप काइंडली उन कंडीशन को देखिए। चारों कंडीशन को हमने देखना होता है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर फिट आएगी। डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है और ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। ग्रेटर देन जीरो तो है बट नॉट परफेक्ट स्केयर, तो सेकंड कंडीशन फिट आएगी, तो यहाँ पर हमने सेकंड कंडीशन लिख लेनी है। तो ये यहाँ मैंने लिख लिया आंसर, सिंस बी स्क्वायर -4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड किया है ग्रेटर देन जीरो, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये ग्रेटर देन जीरो है और बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 205 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ग्रेटर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर लिहाजा हेंस द रूट्स विल बी इरेशनल एंड अनइक्वल, लिहाजा जो गिवन इक्वेशन थी उसके जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर चार कंडीशन है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने डिस्कस की है, तो काइंडली अगर आपने नहीं देखी तो उनको जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके कंडीशन में से कोई कंडीशन जो होती है फिट आ रही होती है तो वो हमने लिख देनी होती है। ओके, तो जी बच्चों सेकंड चैप्टर में से हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो 2.2 एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके 8 पार्ट हैं, तो 8 के 8 पार्ट को हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इवैल्यूएट करें, यानी कि वैल्यू फाइंड करें पार्ट 1 की, 2 की, 3 की अप टू सो ऑन। तो आइए पार्ट 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जी बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आ गया हमारे पास, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 7। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप ये फार्मूला याद रखें, 1 प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होगा जीरो के बराबर। ठीक है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, हमने इस क्वेश्चन में ये बार बार इस फार्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो ये ओमेगा है, हम इसको ओमेगा पढ़ेंगे, OMEGA। ठीक है, तो ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस फार्मूले से हम मजीद कोई भी फार्मूला बना सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर फर्ज करो हमें चाहिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा इधर रह जाएगा और ओमेगा स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो 1 को उठा के ले जाओ, 1 माइनस हो जाएगा। और अगर हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यानी कि जो वैल्यू हमने बनानी है वो हम इस फार्मूले की मदद से बना लेंगे। तो आप ये याद रख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखें तो हम अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख लूँ सोल्यूशन, सबसे पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 1 और माइनस। यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट पुट करूँ, यहाँ अगर ब्रैकेट पुट करूँ तो ब्रैकेट के स्टार्ट में जब हम माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, तो फिर ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज होता है, ये ओमेगा तो एज इट इज रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज। और ये जो ब्रैकेट थी
स्टार्ट में इसको हम बना सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और पावर 7 एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ब्रैकेट पुट की है। जब ब्रैकेट पुट करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो फिर अंदर वाला साइन चेंज होता है, और ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो तब भी साइन चेंज होता है। ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन लगाना है। तो अब फर्दर आप देखिए कि 1 ये तो एज इट इज रह गया, और ये ब्रैकेट जो है ना ये एज इट इज रह जाएगी। ये माइनस भी मैं वैसे लिख रहा हूँ। तो अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बन गया, तो इसकी हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर रह जाए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे रह जाए, ठीक है, तो इस पहले वाले फार्मूले में इसी फार्मूले से हमने बनानी है जो भी वैल्यू बनानी है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर लेफ्ट पे रह जाए तो 1 को उठा के अगर राइट पे ले जाए तो ये -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। तो फिर इसका मतलब है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट ये वाली एज इट इज रह जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट भी वैसे की वैसे और पावर 7 वैसे रह जाएगी। ये 1 एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 रह जाएगा और ब्रैकेट हम लगा सकते हैं और पावर 7 एज इट इज। ठीक है, वैसे की वैसे। तो 1 + 1 ये 2 हो गया, और 2 की पावर 7 जो है वैसे रह जाएगी। ब्रैकेट अगर लगाना चाहे तो लगा लें, वरना ब्रैकेट हटा दें। तो 2 की पावर 7 अगर हम फाइंड करें कैलकुलेटर में तो हमारे पास आंसर आएगा 128। ठीक है, 128। या आप 2 की पावर 7 का मतलब है 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो विद इट सेल्फ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा, 64 को 2 से करेंगे तो 128। तो ये 128 है हमारी वैल्यू तो इस पार्ट 1 की। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने पार्ट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है इस फार्मूले की मदद से। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड आ गया। हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व कर रहे हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 1। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पर देखें तो ये 1 एज इट इज है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम अगर 3 को कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ -3 मैं कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट लगाऊं तो 3 चला जाएगा, बाकी बचेगा ओमेगा। तो आपको पता है कि ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर माइनस का साइन होगा तो नेक्स्ट साइन चेंज होता है। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन चला गया, बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये जो ब्रैकेट थी स्टार्ट में भी और एंड में भी, इसको हमने बना देना है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और बाहर जो 5 एज इट इज पावर रह जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर हमने पहले पार्ट में फार्मूला डिस्कस किया है, वो बार बार हमने सोल्व करना है। 1 प्लस ओमेगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये फार्मूला हम रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम जो मर्जी वैल्यू बना सकते हैं, यानी कि 2 वैल्यू को लेफ्ट पे रहने दें, तीसरी को राइट पे ले जाएं जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो अब जैसा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और ये 1 राइट पे जाके हो जाएगा -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 बनी है, तो यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं, बाकी एज इट इज रह जाएगा। ये 1 एज इट इज रह गया, माइनस ये 3 एज इट इज, और ओमेगा प्लस ओमेगा की प्लेस पे हमने लिख देना है -1। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है। ये स्क्वायर ब्रैकेट वैसे लिखेंगे, और पावर जो होल की पावर 5 है वो भी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 वैसे रह जाएगा, ये -3 और -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 3 1 द 3, और सारे की जो पावर है वो 5 वैसे रह जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 3 4, और 4 की पावर जो है ना 5 रह जाएगी वैसे की वैसे। ठीक है, तो 4 की पावर 5 हमें फाइंड कर लेना है। 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है विद इट सेल्फ। ठीक है, 2 3 एंड ये 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 द 16 हो जाएगा। फिर 16 को 4 से करेंगे 64, 64 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 1024। ठीक है, 1024। ठीक है, 4 की पावर 5, आप इनको 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में तो हमारे पास 1024 आंसर आएगा। तो ये वैल्यू फाइंड होगी पार्ट सेकंड की। ठीक है, तो सिमिलरली हमने पार्ट 3 को सॉल्व करना है। तो जी बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 3 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद अब यहाँ पर गौर करते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, ये 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 9 एज इट इज रह जाएगा, प्लस 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बाकी रहेगा हमारे पास ओमेगा, एंड यहाँ से 4 कॉमन जाए तो यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट वाली को भी स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, और होल की पावर 3 जो है ये वैसे रह जाएगी। ठीक है, तो अब ये 9 एज इट इज प्लस 4 एज इट इज, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे मुझे -1 लिखना है, एंड होल की पावर जो है ये 3 आ जाएगी वैसे के वैसे। कैसे ये बनेगा, तो हमने बार बार ये फार्मूला डिस्कस करते रहना है।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड पे रहने दूं, ठीक है, तो 1 राइट साइड पे जाके हो जाएगा -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 बनती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 पुट किया है। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 9 हमारे पास, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 वन द 4, यहाँ पर -4 आ जाएगा, और सारे की पावर जो है 3 ये रह जाएगा वैसे का वैसे। ठीक है, तो 9 से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 की पावर जो 3 है ये एज इट इज, एंड 5 की पावर 3 फाइंड कर सकेंगे, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 द 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 125 लिखना है, तो ये 125 जो है ये है हमारा आंसर पार्ट 3 का। पार्ट 3 को हमने इवैल्यूएट किया है। सिमिलरली पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो जी बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 4 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने देखना है कि इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 तीनों के साथ है तो हम 2 कॉमन टेक करते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर फिर बचेगा 1, एंड 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास ओमेगा, माइनस ये 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो इन तीनों में अगर देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 कॉमन ले लेना है। तो जब 3 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस 3 कॉमन जाएगा तो ओमेगा बचेगा, एंड प्लस 3 कॉमन जाएगा तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3 2 हो जाएगा 6 हमारे पास, और यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करनी है ये जरा देखिए रफ पे। अच्छा, अब यहाँ पर ये रफ है, इसको बाद में रेज कर सकते हैं, मैं अभी लिखने लगा हूँ 1 प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा बना हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा की अगर वैल्यू चाहिए, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो इस ओमेगा स्क्वायर को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये रह गया हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही मैं करने लगा हूँ, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और माइनस ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा वैसे का वैसे। आपने ये बेसिक फार्मूला याद रखना है, और इसकी मदद से जो वैल्यू आपको चाहिए वो आपने बना लेनी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, ये 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखिए तो अब 1 माइनस ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू तो नहीं बन सकती, वो तो 1 प्लस ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन सकती है, बट यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो फिर ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस आएगा तो आगे वाला साइन तो माइनस हो जाएगा, तो फिर ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं बनती। हम एक वैल्यू ही बना सकते हैं। ठीक है, कौन सी, ये जरा रेज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पर अकेला ओमेगा स्क्वायर जो है ये लेफ्ट पे रहने दूं, और इस 1 को भी राइट पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा -1, और ओमेगा को भी राइट पे ले जाऊं तो ये भी हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर अगर अकेला लेफ्ट पे रहने दिया जाए तो फिर -1 और माइनस ओमेगा बनेगी वैल्यू। ठीक है, तो अब यही वैल्यू मैंने पुट कर देनी है। अब यहाँ पर ये 3 तो जा चुका है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास रह गया 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा तो मैंने लिख दिया वैसे का वैसे। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू बनी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनी है -1 माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 एंड माइनस ओमेगा। ओके, ये वैल्यू बनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस फार्मूले की मदद से सोचना है कि कौन सी वैल्यू हम बना के पुट कर दें। ठीक है, तो उस तरीके से पुट करना है और फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये 6 रह गया हमारे पास एज इट इज। फर्दर देखिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर गौर करें तो कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये -1 है और ये +1 है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बाकी हमारे पास रह गया माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा। ओके, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन साइन माइनस का रह जाएगा। ये 6 तो बाहर ब्रैकेट के, ये एज इट इज रह जाएगा, और इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, बल्कि तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने रेज कर दिया, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 हो जाएगा 12, फिर 12 को 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 24। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया। 6 2 12, और 12 को भी 2 से करेंगे 24 हो गया। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, पावर 3 हो जाएगी, 2 और +1 3 हो जाएगी। अच्छा, जब भी ओमेगा क्यूब आएगा तो ओमेगा क्यूब का आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ओमेगा क्यूब होता है हमारे पास 1 के बराबर। ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर ओमेगा क्यूब की प्लेस पे लिख देना है 1,
वैल्यू पुट हो जानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये रह जाएगा हमारे पास 24, तो वैसे रह जाएगा और ओमेगा क्यूब की प्लेस पे लिख देंगे 1, तो फिर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। तो ये है 24 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये पार्ट 4 की वैल्यू है 24। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जी बच्चों, तो नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 5 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद अब देखिए कि हमने फार्मूला बनाना होता है, ठीक है। यहाँ रफ पे जरा मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप याद रखें कि अगर हमारे पास होगा -1 और प्लस फिर होगा √-3/2, ठीक है। तो हम इस फार को लिख सकते हैं ओमेगा, या ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या ओमेगा लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस अगर हो जाए -1 माइनस और फिर √-3/2 होगा, तो फिर इसको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। अगर पहले वाली वैल्यू को यहाँ अगर प्लस है तो हमने इसको ओमेगा लिखा है, तो फिर यहाँ अगर माइनस आ जाए तो इसे ओमेगा स्क्वायर लिखना है। लेकिन अगर इसे हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो फिर इसको आपने ओमेगा लिखना है, ठीक है। जो मर्जी आप रख लें। तो आप ये माइंड में रखें कि प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा लिखेंगे, माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये आप माइंड में रख लें। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो -1 प्लस √-3 ये बना हुआ है ऊपर वाली वैल्यू। अब नीचे 2 अगर डिवाइड हुआ होता तो हम कह सकते हैं कि ये ओमेगा है, और यहाँ पर अगर नीचे 2 होता तो हम कहते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर है। बट अनफॉर्चुनेटली नीचे 2 नहीं है, तो अब हमें करना क्या है, नीचे 2 लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे जब 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -1 ये प्लस और अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास -3। तो हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, 2 से हमने डिवाइड किया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि जो यहाँ पर हम इक्वल लगा सके, रिवर्स जाए तो वैसे की वैसी वैल्यू रह सके। और ये जो होल की पावर 6 है, यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और होल की पावर 6 वैसे लिख देंगे, ठीक है। ताकि रिवर्स जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए और बाकी वैल्यू वो वैसे की वैसे ही रह जाए। तो इसीलिए 2 डिवाइड हमने किया। डिवाइड क्यों किया, ताकि फार्मूला बन सके, ठीक है, ओमेगा के बराबर बन सके। तो डिवाइड किया तो फिर मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी है। यहाँ पर प्लस एज इट इज। सिमिलरली हमें इसको 2 पे डिवाइड भी करना है, ठीक है। -1 माइनस और √-3, ठीक है। 2 पे हम कर लेंगे डिवाइड और साथ 2 से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, तो होल की ब्रैकेट जो है ना, ये पावर 6 वैसे की वैसे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये रफ था, मैं ये रेज करने लगा। ओके, तो ये हमने 2 पे मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 2 रह जाएगा एज इट इज। और जैसा कि हमने अभी फार्मूले में सीखा है कि अगर ये केस हो तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा। तो मैं इसको ओमेगा लिख देता हूँ, और होल की पावर जो 6 है ये वाली, ये रह जाएगी एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर प्लस ये एज इट इज, ये 2 तो रहेगा वैसे का वैसे, ठीक है। ये 2 वैसे, और ये जो केस होता है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लेना है ओमेगा स्क्वायर। और होल की पावर जो है ये वाली 6 ये रह जाएगी एज इट इज, ठीक है। फर्दर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये पावर 6 सेपरेट कर देंगे, 2 की पावर 6 हो जाएगी और ओमेगा की पावर भी 6 हो जाएगी। दोनों पे अप्लाई कर दिया, प्लस ये 2 की पावर भी 6 हो गई, ठीक है। और ओमेगा की पावर हो जाएगी 6 टू द 12, ठीक है। 2 की ओमेगा की 2 पहले से है तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ओमेगा की पावर हो जाएगी 12, ठीक है। फर्दर मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो अब ये 2 की पावर 6 हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, ठीक है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। तो 2 की पावर 6 64 हो गया, और ओमेगा की पावर 6 जो है ना ये रह गया वैसे का वैसे, ठीक है। 2 की पावर 6 ये दोबारा 64 हो गया, और यहाँ पर जो है ओमेगा की पावर 12 ये रह गया वैसे का वैसे। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं, ये 64 वैसे का वैसे, ओमेगा की पावर जब भी 3 से ज्यादा होगी, ठीक है। चूंकि आप यहाँ पर याद रखें कि ओमेगा क्यूब जो होता है ये 1 होता है, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होते हैं। तो जब भी पावर ओमेगा की ज्यादा होगी 3 से, तो हमने उसको किसी ना किसी तरीके से 3 बनाना है। जब 3 बन जाएगा उसकी प्लेस पे 1 लिखेंगे, तब ताकि सिंप्लीफाई हो सके, कम से कम हमने बनाना होता है। तो अब इसकी पावर 6 है तो इसे हम 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ओमेगा की पावर अगर 3 लिखते हैं तो ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा 2, ताकि अगर इसको रिवर्स करें तो 3 टू द 6 वैसे का वैसे ही रह जाए, ठीक है। जिस तरीके से ओमेगा की पावर 3 बन गई और केस भी वैसे का वैसे ही रह गया, प्लस 64 एज इट इज। और यहाँ पर भी हमने बनाना है ओमेगा की पावर 3। सोचें तो फिर बाहर क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, 3 4 द 12 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो 3 पावर भी बन गई और 12 का 12 भी रह गया। अब ये 64 तो हमारे पास रह जाएगा एज इट इज, और ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है तो इसकी प्लेस पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ओमेगा की 3 1 के बराबर होता है। और ये जो ओमेगा की 3 1 हो गया, ये 2 तो वैसे रह जाएगा
एंड प्लस ये 64 एज इट इज, ओमेगा की पावर 3 ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये पावर 4 रह जाएगी एज इट इज, ठीक है। फर्दर मोर एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट 64 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है, और ये प्लस ये 64 वैसे का वैसे 1 की पावर 4 1 रहता है, क्योंकि 1 की जो भी पावर हो उसने तो 1 ही रहना है। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, अब 64 प्लस 64 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 128, ठीक है, तो ये 128 हमारा आंसर है। तो ये था पार्ट सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं सिमिलरली। तो जी बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद अब देखिए कि जैसे पार्ट नंबर 5 में हमने डिस्कस किया है -1 प्लस √-3/2, ये जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है ओमेगा, और ये जो पावर 9 है ये रह जाएगी एज इट इज, ठीक है, या इसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं या ओमेगा कह सकते हैं। अगर इसको प्लस वाले केस को मैंने ओमेगा कहा है तो ये माइनस वाले को फिर ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये प्लस एज इट इज रह जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर हो गया, एंड ब्रैकेट के बाहर ये जो 9 है ये पावर एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। फर्दर सोल्व करेंगे, ओमेगा की पावर 9 तो रह जाएगा वैसे का वैसे, एंड प्लस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 9 द 18, ठीक है, तो 18 हो गया। अच्छा, जब भी फिर हमने सीखा है कि ओमेगा की पावर अगर 3 से ज्यादा होती है तो हमने उसको ओमेगा क्यूब किसी तरीके से बनाना होता है, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ओमेगा की पावर 3 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए जरा। ओमेगा की पावर 3 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना पड़ेगा, 3 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 द 9 बन जाएगा, प्लस इसको भी 3 बनाएंगे, ठीक है, यहाँ बन जाएगा ओमेगा की पावर 3, तो बाहर लिखना पड़ेगा 6, ठीक है, 3 6 द 18 बनेगा इज इक्वल टू। तो अब ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा ओमेगा की पावर 3 की प्लेस पे हम 1 लिख लेंगे, और ये जो पावर 3 है बाहर ये रह जाएगी वैसे की वैसे, एंड प्लस ओमेगा की पावर 3 ये 1 बन जाएगी, और 1 की पावर 6 वैसे की वैसे रह जाएगी। 1 की पावर 3 1 रहेगा, क्योंकि 1 की जो भी पावर हो उसने तो 1 ही रहना है, प्लस 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये है 2 हमारा आंसर, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 का आंसर जो है 2 है, हमने इसको वैल्यूएट कर लिया है। सिमिलरली पार्ट नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं। तो जी बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 7, हमारे पास ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने ये देखना होता है कि ओमेगा की पावर अगर 3 से ज्यादा है तो हमने उसको किसी ना किसी तरीके से 3 बनाना है। 3 क्यों बनाना है, चूंकि ओमेगा की पावर 3 जो है ना वो 1 के बराबर होता है, तो हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो अब ये 37 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो फिर हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एक ओमेगा अलहदा कर लें, और यहाँ पर फिर हम एक पावर कम करके लिख सकते हैं 36, ठीक है। तो 36 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है। सिमिलरली यहाँ से हमने इसको 36 बना सकते हैं, हम ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लें और डॉट लगा के हम लगा सकते हैं ओमेगा की पावर 36, ठीक है। 36 और 2 38 बन जाता है, इसको अलहदा अलहदा इस तरीके से कर सकते हैं, और 36 जो है ये फिर 3 के टेबल में आ जाएगा, ये -5 एंड वाला वैसे का वैसे रह जाएगा इज इक्वल टू। ये ओमेगा तो हमारे पास रह गया वैसे का वैसे, इस ओमेगा के 36 को हम ओमेगा क्यूब बना सकेंगे, यानी कि ओमेगा की पावर 3 बना सकेंगे। अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 12, ठीक है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 36 बनेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। ओमेगा की पावर जो 3 से ज्यादा होती है उसको हम 3 बना लेते हैं, ये 36 है तो इसे बना लेंगे ओमेगा की पावर 3, तो बाहर लिखना पड़ेगा 12, ठीक है, 12 3 द 36 होता है, और ये -5 एंड पे रह जाएगा वैसे का वैसे इज इक्वल टू। ओमेगा तो वैसे रह गया, ठीक है, तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी प्लेस पे हमने 1 लिख दिया, और 12 पावर वैसे की वैसे प्लस ये ओमेगा स्क्वायर वैसे रह जाएगा, एंड ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और पावर 12 रह जाएगी वैसे, और ये -5 भी एज इट इज बचेगा। ओके, इज इक्वल टू 1 की पावर 12 तो 1 रहेगा, उस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 12 1 रहेगा, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये -5 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो फार्मूला होता है हमने पहले पार्ट में दूसरे में सोल्व किया है, 1 प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। यहाँ से हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अब जैसा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो हम यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, तो 1 को राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे लिख सकेंगे -1,
और ये जो -5 है ये रह जाएगा एज इट इज, ठीक है, इक्वल। और -1 -5 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये -6 जो है ये है हमारी वैल्यू पार्ट नंबर 7 की। ओके, तो सिमिलरली पार्ट नंबर 8 को सोल्व कर ले। तो जी बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 8, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब इनकी पावर नेगेटिव में है तो हम इसको पहले स्टेप में प्लस बना सकते हैं, या एंड पे जाके प्लस बना लें तो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। आप इसको स्टार्ट में भी बना सकते हैं, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम रहेगा। अच्छा, हमें जब भी ओमेगा की पावर है जो है ना 3 नहीं होगी तो हम उसको 3 किसी ना किसी तरीके से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ओमेगा की पावर -13, अगर इसको मैं लिख दूं ओमेगा की पावर -1 और डॉट लगा के लिख दूं ओमेगा की पावर -12, ठीक है। तो ये -12 जो है ये 3 के टेबल में आ जाता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ इक्वल का साइन लगाएं तो रिवर्स करेंगे तो यही केस बनेगा, 2 ओमेगा में से अगर 1 ओमेगा कॉमन लें तो -1 -12 -13 बन जाएगा, तो हम ये बना सकते हैं। तो फॉरवर्ड करेंगे तो ये केस बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये प्लस आ जाएगा, इसे भी हमने बनाना है कोई ऐसी वैल्यू जो 3 के टेबल में आए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर -2 और साथ डॉट लगा के लिख लूंगा ओमेगा की पावर -15, ठीक है। तो -2 -15 -17 बन जाएगा, तो -17 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो 15 मैंने बनाया ये 3 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा की पावर -1 ये तो रह जाएगा वैसे का वैसे, ठीक है। एक स्टेप में हम इसको वैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर -1 डॉट, इसे हम 3 बना सकते हैं। कैसे, ओमेगा की पावर 3 बनाए तो ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा -4, ठीक है। 3 4 द -12 भी बनना चाहिए और 3 भी बन गया, 12 भी रह गया, ये प्लस वैसे रह गया। ओमेगा की पावर ये -2 जो है ये मैंने वैसे रहने दी है, और ओमेगा की पावर -15 यहाँ पर लिख लेंगे ओमेगा की पावर 3 और होल की पावर जो आ जाएगी -5, ठीक है, -5। तो ठीक है, 3 5 द 15 और -15 वैसे का वैसे रहेगा। फर्दर मोर अगर सोल्व करें तो ओमेगा की पावर -1 जो है ये एज इट इज रह गया, एंड डॉट ओमेगा की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये -4 वैसे की वैसे रह जाएगी, प्लस ओमेगा की पावर -2 वैसे आ गया, और ओमेगा की पावर 3 ये क्या होता है, ये 1 होता है, और -5 पावर वैसे की वैसे रह जाएगी। ये ओमेगा की पावर -1 अगर वैसे रहने दें, ठीक है, तो 1 की पावर 4 जो भी -1 की पावर होती है 1 ही रहता है, चाहे प्लस में पावर हो चाहे माइनस में हो, ये प्लस वैसे। ये ओमेगा की पावर -2 आ गई, तो अब 1 की पावर जो भी होगी उसने तो रहना है 1 का 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें। अब बच्चों इस पावर को हमने बनाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1 के नीचे ले आते हैं, ये 1 रह जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ओमेगा को ले आएंगे इस 1 के नीचे, तो नीचे जाके पावर प्लस हो जाती है, ठीक है, 1 पावर प्लस हो गई। ये प्लस वैसे रहने दें, ओमेगा की पावर -2 है, जिसको भी इस 1 के अगर नीचे ले जाएं तो नीचे जाके पावर हो जाएगी प्लस, ठीक है, ओमेगा की पावर +2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पावर अब प्लस कर लीजिए, हम स्टार्ट में अगर प्लस कर लें तो तब भी कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको एंड पे जाके मैंने इसको प्लस कर लिया है। अच्छा, प्लस करने के बाद हमने एलसीएम ले लेना है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों का जब एलसीएम आएगा तो एलसीएम यकीनी तौर पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर क्या करना होता है, एलसीएम को डिवाइड करवाना होता है डिनोमिनेटर पे। ओमेगा स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करवा दें इस ओमेगा के साथ तो एक ओमेगा कट जाएगा, लेकिन ऊपर एक ओमेगा बचेगा, ठीक है। तो फिर जो आंसर बचता है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं। तो ओमेगा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा ओमेगा, वो यहाँ लिख देंगे, प्लस वैसे का वैसे ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करें तो ओमेगा +1, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब अगर 1 प्लस ओमेगा रह जाए लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ओमेगा क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऊपर तो हम लिख सकेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा वैसे का वैसे। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर है इस ओमेगा स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास रह गया ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर गया तो बाकी 1 रहेगा, ठीक है। तो ये लो, ये -1 आंसर आ गया। ओके, तो जी बच्चों सेकंड चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2.3 के अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ओनली क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जो पास पेपर में बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके 6 पार्ट है, तो 6 के 6 पार्ट को हमने सॉल्व करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विदाउट सॉल्विंग
फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, विदाउट सॉल्विंग, हल किए बगैर फाइंड द सम फाइंड करें एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फाइंड करें ऑफ रूट्स, रूट्स का ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मदरजा झैल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनमें से हमें सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है इनके रूट्स का। ठीक है, रूट्स किसको कहते हैं, यानी कि अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूले से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फैक्टराइजेशन मेथड से, तो एक्स की दो वैल्यू हमें मिलेंगी। जो दो वैल्यू होती है उनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो उन रूट्स का हमने सम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर, ये लिखा हुआ है स्टार्ट में विदाउट सॉल्विंग। तो आइए फाइंड करते हैं कि विदाउट सॉल्विंग कैसे फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, पार्ट 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए ए की। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो लिखा हुआ है 1। ठीक है, जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 हो गई एंड बी की वैल्यू हमारे पास बनेगी एक्स का कोफिशिएंट, और वो है -5। एंड सी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की, एंड कांस्टेंट वैल्यू सी की है। ठीक है, फिर हमें लिखना है सम का फार्मूला। तो आप लिख सकते हैं एस, या पूरे स्पेलिंग लिख लें सम के। तो सम का जो फार्मूला आपने याद रखना है -b/a। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सम फाइंड हो जाएगा रूट्स का। तो एस इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, और उसके बाद हम लिखेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास -5 है, यहाँ -5 लिखे नीचे ए, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो सम क्या फाइंड हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 हम वैसे नहीं लिखते, तो ये सम हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या आ गया, 5 आ गया। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, C/A। ठीक है, तो ये MCQs में भी फार्मूले आते हैं। ठीक है, तो C/A, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रोडक्ट हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, और ए की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 3/1 बन गया, तो प्रोडक्ट बन जाएगा अकेला 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। ओके, तो ये सम भी फाइंड हो चुका है रूट्स का, और प्रोडक्ट भी फाइंड हो चुका है। तो सिमिलरली हमने इसी तरीके से सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें, सम वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करें, और प्रोडक्ट में भी पुट करें, और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें। कटिंग अगर हो जाए तो कर लें, वरना एज इट इज रहने दें। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो जी बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, और सोचें कि बी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी एक्स का कोफिशिएंट 7, एंड सी की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, यकीनी तौर पर आप सच सही सोच रहे हैं कि -11 होगी। ठीक है, 3 वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, सम का फार्मूला लिखना है। हमें लिखना है सम, और सम का फार्मूला क्या होता है, सोचें जरा, फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करेंगे तो सम फाइंड हो जाएगा। माइनस एज इट इज रह गया, एंड बी की वैल्यू पुट करनी है। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। ठीक है, और नीचे ए पुट करना है, तो ए की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये सम फाइंड हो गया -7/3। सिमिलरली हमने फार्मूला लगाना है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला हमने पार्ट 1 में सीखा है, तो बताइए क्या होता है, C/A। ठीक है, पी प्रोडक्ट, पी से मुराद है प्रोडक्ट। ठीक है, पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट, या अकेला पी लिख सकते हैं। सी की वैल्यू पुट कर दें, वो है -11, और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास -11/3। ओके, तो ये सेकंड पार्ट था, सॉल्व हुआ। अब सिमिलरली हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेना है। तो जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आ गया हमारे पास, px² - qx प्लस r इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी p, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एंड बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट वो -q है, एंड सी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म r है। ठीक है, 3 वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, p अकेला लिख सकते हैं, या पूरे स्पेलिंग आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आप साथ लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट फाइंड करने का, -b/a। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें माइनस एज इट इज, एंड फ्रैक्शन लगाएं, और b की वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू है -q, ऊपर -q लिखें, और नीचे a की वैल्यू वो p है, तो नीचे आप लिखें p। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या रह गया, q/p। तो ये q/p, ये हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड हो गया। ठीक है, p की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है,
सिमिलरली हमने फाइंड कर लेना है, सॉरी ये प्रोडक्ट नहीं है, ये मिस्टेक हो गई है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सम, ठीक है। तो सम है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट नहीं है, आपने लिखना है सम, ठीक है। ये माइनस बी ओवर ए सम का फार्मूला है, और प्रोडक्ट यहाँ पर लिखते हैं, माजरत इसके लिए, ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए, ठीक है, सी ओवर ए, ठीक है, ये फार्मूला होता है, और माइनस बी ओवर ए सम का फार्मूला होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। अच्छा, अब सी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो सी की वैल्यू हमारे पास आर है, और डिनोमिनेटर में ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू हमारे पास पी है, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट फाइंड हो गया, सॉरी, ठीक है, प्रोडक्ट, ओके। तो ये प्रोडक्ट फाइंड हो गया और ये सम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला रहेगा सी ओवर ए, सम का फार्मूला रहेगा माइनस बी ओवर ए, ओके। ये लो, तो नेक्स्ट हमने पार्ट सोल्व करना है, पार्ट नंबर 4। तो जी बच्चों, नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 4 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद अब देखिए कि इसमें स्मॉल लेटर जो है ना ए बी सी के, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हुए पड़े हैं, तो हम यहाँ कैपिटल लेटर लिख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होगी, तो ए प्लस बी। सिमिलरली हमें कैपिटल बी की वैल्यू लिख लेनी है, तो कैपिटल बी की वैल्यू बनेगी एक्स का कोफिशिएंट और वो माइनस ए है। सिमिलरली कैपिटल सी की वैल्यू अगर फाइंड करें तो वो है बी। तीन वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सम का फार्मूला, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, या पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं सम, और या सम ऑफ रूट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने सम लिख दिया है। सम का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें कर देंगे वैल्यूज पुट, ठीक है, एस एज इट इज, आप पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं सम, या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रैक्शन, तो बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए, ये माइनस ए ऊपर लिखा, नीचे हमारे पास ए आना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी, ठीक है, स्मॉल लेटर में है ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मिस्टेक ये हुई है कि आपने इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, बी ओवर ए तो कैपिटल बी लिखें, ठीक है, कैपिटल बी ओवर कैपिटल ए, ठीक है, ये कैपिटल बी ओवर कैपिटल ए लिखें, क्योंकि स्मॉल लेटर तो इक्वेशन में थे ना, तो फिर फार्मूले को आप कैपिटल बी ओवर कैपिटल ए बना सकते हैं, ओके। तो माइनस कैपिटल बी ओवर कैपिटल ए लिखें, माइनस एज इट इज, तो कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ए है तो वो लिख दिया, ओवर कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी है तो वो लिख दिया, ठीक है। एस एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, नेक्स्ट रह जाएगा स्मॉल ए ओवर ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सिमिलरली हमने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिख लें या अकेला पी लिख लें। तो फार्मूला होता है कैपिटल सी ओवर कैपिटल ए, ठीक है, ये फार्मूला लिखना है और इसमें कर देनी है वैल्यूज पुट, ठीक है। प्रोडक्ट एज इट इज आप पी लिखें, और कैपिटल सी की वैल्यू क्या है, कैपिटल सी की वैल्यू है स्मॉल बी ओवर कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की वैल्यू है ए प्लस बी, ठीक है। तो ये लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, और ये था सम ऑफ रूट्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो जी बच्चों, नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 5 हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी एंड सी की। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एल प्लस एम, ये ए की वैल्यू, एंड बी की वैल्यू लिखें जो एक्स का कोफिशिएंट है एम प्लस एन, और सी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास अकेली जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि जिसके साथ एक्स नहीं आता, एन माइनस एल, ठीक है। तीन वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपने सम फाइंड कर लेना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सम का फार्मूला, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सम, एस लिखा, तो सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, ठीक है। तो इसमें कर देनी है वैल्यूज पुट, सम एज इट इज रह गया, ठीक है, एस एज इट इज इक्वल टू, माइनस वैसे लिखेंगे और फ्रैक्शन लगाएंगे, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है m प्लस एन, तो आप ऊपर लिख दें m प्लस एन, और नीचे आ जाएगा a, तो a की वैल्यू है l प्लस m, ओके। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट फाइंड हो गया, यहाँ तक ठीक है। या आप ये करेंगे ये जो माइनस है इसको ऊपर ले जाएं, तो ऊपर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एम हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस एन लिख सकते हैं, या एज इट इज यही आंसर रहने दें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें ये सम ऑफ रूट फाइंड कर लिया। सिमिलरली हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, पी लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है सी ओवर ए, ठीक है। तो इसमें कर देंगे वैल्यू पुट, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड हो जाएगा, पी एज इट इज, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है एन माइनस एल, तो हम लिखेंगे एन माइनस एल ओवर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है एल प्लस एम, ओके। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास फार्मूला, ये प्रोडक्ट सॉरी फाइंड हो चुका है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया और ये सम फाइंड हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सिमिलरली पार्ट नंबर 6 को सोल्व करते हैं।
तो जी बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 6 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू हो गई और बी की वैल्यू हो जाएगी जो एक्स का कोफिशिएंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट है -5m, ठीक है, -5m। एम भी साथ लिखना है, बाद बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, एम नहीं लिखते। एक्स का कोफिशिएंट, ये सारा एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। एंड सी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 9n। वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो अब सम का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास -b/a, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन कटिंग हो जाएगी तो कर लेंगे, वरना एज इट इज, ठीक है। तो माइनस एज इट इज लिखेंगे और फ्रैक्शन लगाते हैं। तो बी की वैल्यू है हमारे पास -5, ठीक है, -5m। और ए है नीचे, तो ए की वैल्यू 7 है, 7 पुट करेंगे। सम एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, प्लस हो गए, ऊपर आ गया हमारे पास 5m, ठीक है। डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो सिमिलरली हमने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट, पी से मुराद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a, ठीक है। फार्मूले आपको याद है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो p एज इट इज, c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 9n, ओके। और a, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब कटिंग अगर हो जाए तो कर लेनी है। अब 7 की 9 से कटिंग तो नहीं हो रही, तो बस यही आंसर है, प्रोडक्ट। और ये हमारे पास सम फाइंड हो चुका था, ठीक है। तो जी बच्चों सेकंड चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2.5 एक्सरसाइज आ गई। 2.5 एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, पास्ट पेपर में अगर चेक किया जाए तो वो है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास एच तक पार्ट्स हैं। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आता है। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है अगर राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स, ठीक है। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिनके मदरजा झैल रूट हों। यानी कि ए पार्ट में देखिए तो 1 और 5, तो एक ऐसी इक्वेशन हमें बनानी है जिसके ये 1 और 5 रूट है, ठीक है। और बी पार्ट में 4 और 9 रूट है, ये दो रूट है। यानी कि एक्स की ये दो वैल्यू है, तो हमें वो इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अप टू सो ऑन। सिमिलरली एच तक पार्ट है। तो आइए सोल्व करना शुरू करते हैं पार्ट ए से। तो जी बच्चों 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आ गया। 1 और 5 दो रूट्स हैं, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दो रूट्स हैं तो इन दोनों का सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 1 + 5, तो सम क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 1 + 5 6 हो जाएगा। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट भी यहाँ फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो यही दो रूट्स हैं हमारे पास, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर लेना है। 1 × 5, ठीक है। 1 को 5 से कर लेना है मल्टीप्लाई, जो दो रूट्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 5 5 1 5 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट सम भी फाइंड हो चुका है, प्रोडक्ट भी फाइंड हो चुका है। फिर हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखनी होती है। तो याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होगी x² - sx एंड प्लस p = 0। ये याद रख लें, ये एमसीक्यूज में भी आएगी। और इस क्वेश्चन के हर पार्ट में हमने इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। x² - sx प्लस p = 0। अब इसमें हम कर देंगे वैल्यूज पुट, ठीक है। जो वैल्यू हमने फाइंड की है, x² तो रह गया एज इट इज, ओके। ये माइनस एज इट इज s से मुराद है सम। तो सम हमने क्या फाइंड किया है? सम हमने फाइंड किया 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और ये x एज इट इज रह जाएगा। प्लस वैसे का वैसे p से मुराद है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है 5, ओके, = 0। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + 5। इस इक्वेशन के ये दो रूट्स थे, ठीक है। तो रूट्स हमें बताए हुए हैं, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बनानी है, ठीक है। पहले सम फाइंड कर लेना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, और ये फार्मूला लिखना है x² - sx प्लस p = 0। x² वैसे सम की वैल्यू पुट हो जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली बाकी सारे पार्ट जो है हमने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, सम फाइंड करके प्रोडक्ट फाइंड करके फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट बी पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। तो जी बच्चों बी पार्ट में वैल्यू है 4 और 9, ठीक है। ये दो रूट्स हैं हमारे पास। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना होता है? सबसे पहले हमने सम फाइंड कर लेना है दोनों रूट्स का। ये दो रूट्स हैं तो इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। 4 + 9, तो 4 + 9 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये सम तो हमारे पास फाइंड हो गया 13। सिमिलरली फिर हमने इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। ये दो रूट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 4 9 तक क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास फाइंड हो चुका है। जब सम भी फाइंड हो गया, प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया, तो हमने यहाँ पर लिखनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x² - sx प्लस p = 0, ओके। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमने कर देनी है वैल्यू पुट। जब भी रूट्स दिए जाते हैं, इक्वेशन बनानी होती है, तो ये होती है इक्वेशन।
वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर तो वैसे रह गया, माइनस एस से मुराद है सम, सम हमने फाइंड किया 13, 13 आ गया, एक्स वैसे एंड पी, पी से मुराद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है हमारे पास 36 इज इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट से तो हमें इक्वेशन बनानी थी, तो ये हमने इक्वेशन बना ली है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने सी पार्ट सॉल्व करना है इसी तरीके से। तो जी बच्चों सी पार्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सोल्यूशन हम लिखेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पी लिखते हैं, तो ये दो रूट्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, या पहले सम कर लें या प्रोडक्ट कर लें, एक ही बात है। तो -2 को 3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, -6, ठीक है। फिर उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं सम, सम फाइंड पहले कर लें या प्रोडक्ट पहले कर लें, नो इशू। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -2 और प्लस करेंगे ये 3, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो सम हमारे पास 1 आ चुका है, प्रोडक्ट -6 आ गया है। तो फिर हम लिख लेंगे फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हमने कर देनी है वैल्यूज पुट। ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह गया, माइनस एस, तो एस की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 हम यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखते, अकेला एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स लिखेंगे और इसका मतलब है 1 यहाँ पर खुद ब खुद लिखा गया है। एंड प्लस पी, तो पी की वैल्यू हमारे पास आई है -6, ठीक है। तो फिर इस प्लस को हटा लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं -6, ठीक है, ये प्लस खत्म और यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस, ठीक है, और पी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सिमिलरली डी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जी बच्चों डी पार्ट आ गया हमारे पास 0 एंड -3, सोल्यूशन हमने लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने सबसे पहले फाइंड कर लेना है सम ऑफ रूट्स, ऐसा फाइंड करना है, इन दोनों का सम करेंगे। अगर हम लिखें 0 और ये -3 है, 0 -3, तो आंसर क्या रहेगा, यकीनी तौर पे -3 रहेगा। ये सम फाइंड हो चुका है। सिमिलरली हमने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, ठीक है। तो 0 3 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 0 और सम आ गया -3। तो सम एंड प्रोडक्ट जब फाइंड हो जाते हैं, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी होती है। इक्वेशन का फार्मूला आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा एज इट इज, माइनस एज इट इज सम, सम क्या है -3, यहाँ -3 लिखेंगे, एक्स वैसे, ठीक है, 2 माइनस एक जगह पे आ गया है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट पुट कर सकता हूँ और प्लस, तो प्रोडक्ट पी से मुराद प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट 0 इज इक्वल टू फिर 0 है, ठीक है। तो अब एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ बनेगा 3x, 0 लिखते ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो फाइंड हो चुकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट। तो जी बच्चों नेक्स्ट ई पार्ट 2 एंड -6, सबसे पहले हमने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना है, एस लिखते हैं, इन दोनों को सम करते हैं, 2 -6 अगर लिखें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, आंसर -4 बनेगा। सम -4 आ गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास -12, ये प्रोडक्ट आ गया। सम भी फाइंड हो गया, प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा एज इट इज, ठीक है, माइनस एज इट इज सम, सम -4 है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स एज इट इज रह जाएगा, प्लस और पी की वैल्यू है -12, यहाँ -12 लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक स्टेप और अगर परफॉर्म करें, ये जो ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, ठीक है, ये 4 और x बनेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जी बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर एफ, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें सम फाइंड कर लेना है, एस लिखते हैं -1 एंड ये हो जाएगा -7, ठीक है, -1 -7 क्या हो जाएगा, आंसर -8 रहेगा। ये सम फाइंड हो गया एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7, प्रोडक्ट हमारे पास 7 आ गया। जब सम भी फाइंड हो गया, प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया, तो फिर हमें फार्मूला लगाना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले में हमने कर देनी है वैल्यूज पुट जो फाइंड की है, एक्स स्क्वेयर तो रह जाएगा एज इट इज, ठीक है, यहाँ माइनस ये वाला, और एस, तो एस की वैल्यू है -8,
यहाँ -8 लगेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, x रह जाएगा एंड प्लस p, तो प्रोडक्ट हमारे पास है 7 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और सोल्व करते हैं, एक्स स्क्र ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ रह जाएगा 8x एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जी बच्चों जी पार्ट आ गया हमारे पास 1 प्लस अयोटा और दूसरी रूट आ गया 1 माइनस अयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने सम फाइंड करना है, यहाँ पर एस लिखेंगे और दोनों रूट्स का सम कर लेते हैं। पहला रूट है हमारे पास 1 प्लस अयोटा और इसको ऐड करना है हमने सेकंड रूट में, सेकंड रूट है हमारे पास 1 माइनस अयोटा, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए अब गौर करें कि माइनस अयोटा और प्लस अयोटा कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या रह गया 1 और ये +1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। लो जी, सम ऑफ रूट आ गया हमारे पास 2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमें दोनों रूट को मल्टीप्लाई करना है। पहला रूट है हमारे पास 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा को ब्रैकेट में लिखते हैं और मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 माइनस अयोटा। ठीक है, दोनों रूट का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अब ये फॉर्मूला है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, यानी कि एक में प्लस का साइन एक में माइनस का हो, तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने सीखा है, a प्लस बी और इंटू आ जाए a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो सिमिलरली 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा, तो 1 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में लिख सकेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये माइनस एज इट इज अयोटा स्क्वायर, ये -1 होता है। ठीक है, आपने इसको 9th क्लास में सीखा है, याद रख लें अयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, ये 1 एज इट इज तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 एज इट इज। ओके, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 2 और सम भी 2 है। जब प्रोडक्ट और सम फाइंड हो चुका होता है, फिर हमने अपनी इक्वेशन लिख लेनी होती है। ठीक है, इक्वेशन हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप इसको याद रखें और इसमें कर देंगे वैल्यूज पुट। ठीक है, जो वैल्यू हमने फाइंड की है, एक्स स्क्वेयर रह जाएगा एज इट इज माइनस एज इट इज सम, सम क्या आया, सम 2 आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और x वैसे का वैसे प्लस p, तो प्रोडक्ट की वैल्यू ये 2 है, तो ये 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये दो रूट थे। ठीक है, 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा, तो हमें क्या बनानी थी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। ओके, तो जी बच्चों लास्ट पार्ट है एच पार्ट 3 प्लस अंडर रूट 2, एक रूट ये है और दूसरा रूट है 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये दो रूट है, तो हमने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हम सम फाइंड कर लेते हैं दोनों रूट्स का। तो पहला रूट है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2, पहला रूट लिखा और प्लस करते हैं सेकंड रूट, सेकंड रूट है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये अंडर रूट 2 प्लस का और एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी रह जाएगा हमारे पास 3 एंड 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट हमारे पास 6 फाइंड हो चुका है। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं p। पहला रूट हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 2, इसको रूट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रूट के साथ, सेकंड रूट है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 2, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू, अच्छा ये फार्मूला हमने सीखा हुआ है, यहाँ रफ पे लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर माइनस पी स्केयर होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, ये सॉरी अंडर रूट 2 है, 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2, एक में प्लस और एक में माइनस हो तो हम लिखेंगे 3 का स्केयर माइनस आई एम सॉरी अंडर रूट 2 का स्केयर। ओके, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर हो जाएगा 9, ये माइनस एज इट इज स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, बाकी रहेगा 2, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 7। ठीक है, 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। सम भी फाइंड हो चुका है, प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया, तो जब सम एंड प्रोडक्ट फाइंड हो चुका होता है तो फिर हमने यहाँ पर लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने याद रखना है और इसमें क्या कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा माइनस वैसे और सम, ऐसे मुराद सम, सम हमने 6 फाइंड किया है, यहाँ 6 लिखेंगे, एक्स वैसे प्लस पी, पी से मुराद प्रोडक्ट और प्रोडक्ट हमने फाइंड किया 7। तो ये बन गई बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जी बच्चों सेकंड चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 2.6 की अगर बात करें तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। अब इसमें कहा ये जा रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के इस्तेमाल से तो फाइंड करें दी क्वेश्चन फाइंड करें एंड रिमाइंडर और रिमाइंडर फाइंड करें व्हेन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। तो ये अगर इस वैल्यू को एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम x प्लस 1 पे अगर डिवाइड करें तो फिर क्वेश्चन क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा वो फाइंड करना है। और तरीका कौन सा लगाना है, सिंथेटिक डिवीजन का तरीका लगाना है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या है सिंथेटिक डिवीजन। तो जी बच्चों पार्ट 1 है हमारे पास, हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं, ठीक है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखने होते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, फिर थोड़ी स्पेस के बाद एक्स का कोफिशिएंट 7 है, 7 लिखेंगे। और थोड़ी स्पेस के बाद हमने कांस्टेंट टर्म को लिखना है, वो -1 है। ओके, क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है सबसे पहले उसका कोफिशिएंट लिखना है, फिर स्पेस के बाद उससे छोटी पावर का कोफिशिएंट लिखना है, स्पेस के बाद उससे छोटी अप टू सो ऑन चलते जाएंगे और एंड पे लिख देंगे कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें क्या बनाना होता है, एक इस तरीके से डिवीजन आपने बनानी है। ओके, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की आपने एक डिवीजन बना लेनी है। अच्छा, डिवीजन बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर यहां पर अगर देखें ये हमारे पास है वैल्यू, ठीक है, x प्लस 1, अगर ये जिस पे डिवाइड करना है, ठीक है, x प्लस 1, और इसे अगर 0 के बराबर लिखें तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी 1 को उठा के अगर राइट पे लेके जाएं तो -1 बनेगी। ये जो -1 है इस -1 को आपने लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इस -1 पे हमने डिवाइड करना शुरू करना है। यहाँ से पहले वैल्यू फाइंड कर लेनी है 0 के बराबर लिख के, जो वैल्यू आएगी उसे आपने यहाँ लिखना है और डिवाइड करना शुरू करना है। अच्छा, सबसे पहली जो वैल्यू है ये बात माइंड में रखें, ये तरीका है, इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। जो भी पार्ट आएंगे सिंथेटिक डिवीजन इसको कहते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू के नीचे आपने 0 ही लगाना है, ये बात माइंड में रखें, 0 ही लगाना है। ओके, फिर इन दोनों को ऐड करना है। यकीनी तौर पे 1 और 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, आंसर 1 ही रहेगा। फिर क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने लिखी है इस वैल्यू को यहाँ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, नीचे जो भी आंसर आएगा इस आंसर को यहाँ पर जो हम लिखेंगे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, -1। जो आंसर आएगा वो सेकंड प्लेस के नीचे लिखना है, ये बात माइंड में रखें, ठीक है। इसको याद करें, पहले 0 लिखें, दोनों को ऐड करें, यहाँ आंसर आएगा। इस वाले आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आंसर, जो आंसर रहेगा उसको सेकंड प्लेस के नीचे लिखेंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 6 आएगा। फिर इस 6 को हमने मल्टीप्लाई दोबारा इसके साथ करना है, बार बार मल्टीप्लाई इसी टर्म के साथ करते जाना है। ओके, तो आप 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आंसर आएगा, -6 को नेक्स्ट प्लेस के नीचे लिखना है। ओके, तो यहां तक सोल्व करने के बाद अब जब आगे टर्म खत्म हो गई है, ठीक है, फिर क्या करना है, इनको प्लस करना है और ये हो जाएगा -7, ठीक है, -1 -6 -7 हो जाएगा। अब आगे वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं। जब वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं तो फिर ये जो लास्ट टर्म हमारे पास फाइंड हुई है, ये वाली वैल्यू एंड वाली, इसको हम कहते हैं कि ये रिमाइंडर है हमारे पास। ओके, ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया कि रिमाइंडर भी फाइंड करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिमाइंडर फाइंड हो चुका है। ओके, रिमाइंडर, तो क्वेश्चन भी हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, पूरे आप स्पेलिंग लिख सकते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन लिखने के लिए अब यहाँ पर देखिए कि जो इक्वेशन थी हमारी वो स्टार्ट हो रही थी एक्स स्क्वायर से, अब एक पावर आपने कम कर देनी है, ठीक है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपने अब स्टार्ट करनी है एक्स से, ठीक है। तो एक्स का जो कोफिशिएंट बनेगा वो कौन सी वैल्यू बनेगी, ये जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ नीचे आती है 1, और 1 हम कोफिशिएंट लिखते ही नहीं है। उसके बाद हमें प्लस लिखना है, ठीक है, प्लस अब एक्स के बाद आएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिख देना है, ठीक है, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर होता है फिर एक्स होता है फिर कांस्टेंट आ जाता है। तो पहले तो अब एक्स स्क्वायर तो खत्म, ठीक है, पहली वाली वैल्यू हमने खत्म कर देनी होती है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करना है एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट अब ये 1 बचेगा। ओके, 1 कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट लिखना होता है, ठीक है, कांस्टेंट 6 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया एक्स प्लस 6, और रिमाइंडर क्या बन गया, -7 बन गया, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं रिमाइंडर -7 है, और क्वेश्चन को मैंने लिखने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कुछ समझ आई आपको, अगर नहीं आई तो सेकंड पार्ट देखिए, मजीद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जी बच्चों, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर है कुछ कोफिशिएंट हमें लिखने हैं, ठीक है, इन वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखने हैं। अब सबसे मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सबसे पहले लिखते हैं, वो है 4, तो यहाँ पर हमें 4 लिखना है। अच्छा, अब कुछ स्पेस के बाद फिर एक्स क्यूब के बाद आता होता है एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट लिखना है।
अब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं है उसका कोफिशिएंट फिर हमें लिखना है 0, ये माइंड में रखिए, ठीक है। गैप नहीं करना उसको, बल्कि उसका कोफिशिएंट जरूर लिखना है। एक्स क्यूब है तो इसका कोफिशिएंट 4 लिख दिया, इसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए था यहाँ, वो नहीं है तो हमने उसका कोफिशिएंट लिख लेना है 0। फिर स्पेस के बाद एक्स का कोफिशिएंट लिखना है और वो है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और एक्स के बाद कांस्टेंट वैल्यू आती है और कांस्टेंट वैल्यू का कोफिशिएंट लिखेंगे 15, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तरतीब सेट हो गई। तरतीब सेट करने के बाद फिर हमें यहाँ पर एक इस तरीके से डिवीजन बनानी है, ठीक है, जैसा कि पार्ट 1 में हमने बनाई है। यहाँ पर ऐसे लाइन लगानी है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ वैल्यू हमने डिसाइड करनी है कि कौन सी वैल्यू लिखें। वो कैसे लिखते हैं, ये जो x+3 है इसे हमने राफ पे लिखेंगे, ठीक है। x+3 0 के बराबर लिखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 को अगर राइट पे ले जाएं तो ये हो जाएगा -3। ये जो -3 हमें फाइंड हुआ है, ये -3 हमने लिखना होता है यहाँ पर। ओके, अच्छा, फिर अब यहाँ पहली वैल्यू के नीचे क्या लिखना होता है, 0 लिखना होता है, ठीक है। ये आप पहले पार्ट में सीख चुके हैं, दोबारा माइंड में रखें कि पहली वैल्यू के नीचे 0 ही लिखना है। फिर इनको ऐड करेंगे, 4 + 0 यकीनी तौर पे 4 रहेगा। फिर यहाँ पर जो आंसर होता है, इस आंसर को हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा पार्ट 1 में किया है। 4 3 12 बनेगा -12 और -12 को लिखेंगे सेकंड प्लेस के नीचे। इनको ऐड करेंगे तो आंसर -12 ही रहेगा। फिर -12 को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाना होता है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 12 3 36, तो 36 लिखेंगे इस प्लेस पे, नेक्स्ट प्लेस पे, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगेन ऐड करेंगे, 36 में से 5 माइनस कर दें तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 31, ठीक है, प्लस का, चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। अब इस 31 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो माइनस आंसर आएगा, माइनस लिखेंगे और 3 1 3 एंड 3 3 9, ठीक है, 93 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको एंड वाली प्लेस के नीचे लिखना है और इनको अगेन ऐड करना है। तो अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 93 से 15 माइनस करें, कैलकुलेटर में माइनस करें या अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप वैसे माइनस कर लें। 13 से 5 माइनस करेंगे तो 8 रहेगा और यहाँ पर 8 से 1 माइनस करेंगे तो 78 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है। अब आगे वैल्यू नहीं है, अगर फर्दर आगे और वैल्यू होती तो मैं इसको दोबारा इस -3 से मल्टीप्लाई करता और नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिखता, फिर ऐड करता और अप टू सो ऑन ये सिलसिला चलता रहता। बट अब वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो ये जो -78 है, एंड वाली वैल्यू जो होती है, ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं रिमाइंडर और क्वोशंट क्यू लिख सकते हैं या पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं। क्वोशंट जो बनता है, अच्छा, वो कैसे बनाना होता है, इसको जरा ध्यान से देखें कि क्वोशंट हमें कैसे बनाना होता है। रिमाइंडर तो सिंपल है, आपको समझ आ रही है आसानी से कि -78 रिमाइंडर है। क्वोशंट की समझ आपको नहीं आ रही कि ये कैसे बनाना है। अच्छा, कैसे बनाना है, अब जो एक्सप्रेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा था। अब हमने एक कम कर देना है, तो हमने अब स्टार्ट करना है एक्स स्क्वायर से। ओके, अच्छा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ये पहली वैल्यू जो होती है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। फिर ये -12 है, तो अब जब पहली वैल्यू का पता चल गया एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर एक्स आना है, फिर आगे कांस्टेंट वैल्यू आ जानी है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना है, तो एक्स का कोफिशिएंट ये सेकंड वैल्यू होगी -12x एंड प्लस आ जाएगा ये 31, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो ये बनेगा हमारे पास क्वेश्चन। ओके, तो क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो आप एक पावर कम करें तो स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर से स्टार्ट करें और स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, फिर ये एक्स का कोफिशिएंट होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया और ये है रिमाइंडर, ठीक है। आप सेपरेट करके लिख सकते हैं रिमाइंडर और ये क्वेश्चन, ठीक है, या एज इट इज बस ऐसे ही इसके साथ आर लिख दें और क्यू लिख दें तो आपका आंसर हो गया। ओके, सिमिलरली पार्ट थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। तो जी बच्चों, तीसरा पार्ट आ गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर हमने कुछ कोफिशिएंट लिखने होते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी पावर जो है उसका कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो हमें लिखना पड़ेगा 1। ओके, 1 के बाद फिर हमें स्पेस के बाद लिखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। फिर स्पेस के बाद लिखना होता है एक्स का कोफिशिएंट और वो है -3 और फिर कांस्टेंट वैल्यू 2 है। सबके कोफिशिएंट लिख लिए, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, फिर उससे कम पावर का कोफिशिएंट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, अप टू सो ऑन आगे लिखते जाना है जहां तक एंड नहीं होती। फिर क्या करना होता है, फिर हमें एक डिवीजन बनानी है, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर लिख देनी है वैल्यूज। ओके, सिंथेटिक डिवीजन बनानी है। अब डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, कैसे फाइंड होगा, ये जिस पे डिवाइड करना है x-2, इसे रफ पे लिखना है 0 के बराबर। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो ये जो 2 है ये हमने उठा के यहाँ लिखना होता है। ओके, तो ये डिसाइड हो गया कि 2 यहाँ लिखना है। फिर पहली वैल्यू के नीचे हमेशा 0 ही लिखना है, ठीक है, ये बात माइंड में रखिए, पहली वैल्यू के नीचे हमेशा 0 लिखना है।
इन दोनों को ऐड करना है, 1 हो जाएगा। नीचे जो भी आंसर आएगा इस आंसर को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 1 2, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर दोबारा ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा। फिर इस 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 3 6 यहाँ लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे, 6 से 3 माइनस करेंगे, 3 बनेगा। इस 3 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 बनेगा, यहाँ लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। ओके, अब आगे खत्म हो गई। अगर मजीद आगे वैल्यूज होती तो फिर 8 को मैं दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर नीचे लिखता, फिर ऐड करता, जो आंसर आता उस आंसर को फिर 2 से मल्टीप्लाई करता। अब कुछ सोन ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। पहले 0 लिखना है, फिर ऐड करके जो नीचे वैल्यू बनेगी इसको मल्टीप्लाई करना है, आगे लिखना है। ऐड करके जो वैल्यू नीचे बनेगी इसको मल्टीप्लाई करना है, आगे लिखना है। ऐड करके नीचे जो वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाई करना है, आगे लिखना है। ऐड करके नीचे जो वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाई करना है, आगे लिखते जाना है जब तक ये वैल्यू खत्म नहीं होती। जब वैल्यू खत्म हो गई तो सबसे एंड वाली जो वैल्यू यहाँ पर बचती है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा फाइंड हो चुका है जी 8, और हमने क्वेश्चन भी फाइंड करना है। तो आप क्यों लिखें या पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, नो टेंशन, ठीक है। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे लिखना होता है जरा गौर करें, ठीक है। क्वेश्चन लिखने वक्त हमें, अब क्यूब है तो क्यूब से कम करके हमें स्केयर पे आ जाना है, ठीक है। एक जो फर्स्ट पावर है ना इसको छोड़ देना होता है। तो जब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अब यहाँ से देख के लिखना होता है। ये है पहली वैल्यू एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। फिर लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स आता है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ये 3 बनेगा। तो x के बाद कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी 3। तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, आसान सा तरीका लिखने का, ठीक है। पावर 3 से स्टार्ट हो रहा था हमारा जो एक्सप्रेशन, आप 3 से एक वैल्यू कम करें तो स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर से स्टार्ट करें। तो कोफिशिएंट इसके कौन से होंगे, कोफिशिएंट ये होगा पहला, ठीक है, एक्स स्केयर का। फिर एक्स का कोफिशिएंट होगा 3, और कांस्टेंट वैल्यू होगी ये वाली 3। तो एंड वाली वैल्यू जो होती है ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इस तरीके को हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। रिमाइंडर भी फाइंड होता है इससे, और क्वेश्चन भी फाइंड होता है। ओके,